हेलो दोस्तों। अब जो है हम बिजनेस एनवायरनमेंट का यूनिट नंबर 3 देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट आर द मेन प्रोविजंस ऑफ मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969? डिस्कस इट्स ऑब्जेक्ट। अब मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस के मेन प्रोविजंस क्या होते हैं और उसके ऑब्जेक्ट्स जो है हमें डिस्कस करने हैं। इसे शॉर्ट में हम MRTP एक्ट भी कहते हैं एंड इट इज नोन बाय इट्स ईयर 1969। ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि MRTP एक्ट जो है कब आई थी, तो ये 1969 एक्ट कहलाती है। और यदि इसकी बात करें कि ये कब फोर्स में आई थी यानी कब लागू हुई थी, तो दैट इज ऑन 1 जून 1970। इसका मतलब क्या हुआ है कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो स्टार्ट हुए थे इम्प्लीमेंट होना, दैट वाज ऑन 1 जून 1970। ठीक है। अब MRTP एक्ट जो है ऐसी एक्ट बनाई गई थी कि जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं उन पर रोक लगाने के लिए जो है इस एक्ट का जो है गठन किया गया था। फॉर रेगुलेटिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, है ना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए या एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए जो है MRTP एक्ट जो है लागू की गई थी। आइए देखते हैं MRTP एक्ट। द MRTP एक्ट वॉज मेड टू फॉर्म rules for regulating unfair trade practices and monopolies in the business। ऐसे एंटरप्राइज जो बहुत ज्यादा अपनी मोनोपोली का मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा एडवांटेज लेते हैं अपनी मोनोपोली का, उसको कंट्रोल करना, और जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं उसको भी रेगुलेट करना MRTP एक्ट के अंतर्गत था। The Competitions Act main aim is to promote competition in economy and maintain freedom of business। और इसका मेन जो MRTP एक्ट जो है पहले कंपटीशन एक्ट के नाम से जाना जाता था, तो इसका मेन एम जो था कि कंपटीशन को प्रमोट करना इकोनॉमी में और बिजनेस में फ्रीडम प्रोवाइड करना, ये इसका जो है मेन उद्देश्य था। ठीक है। सो MRTP एक्ट क्या है? MRTP ऐसी एक्ट है जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को जो है रोकती है, हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करवाती है, जहां पे मोनोपोली जो है, मोनोपोली टेंडेंसी होती है, बहुत ज्यादा अपनी मोनोपोली का फायदा लेते हैं एंटरप्राइज, उनको जो है कंट्रोल करती है। दिस इज MRTP एक्ट। ओके। तो इसके ऑब्जेक्ट्स की यदि हम बात करें तो ये चेक करती है ऑन द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जैसे कि अभी हमने बात की। देन टू प्रमोट हेल्दी कंपटीशन, कंपटीशन रहे एंटरप्राइजेस के बीच में, लेकिन वो कैसा रहे? हेल्दी रहे। ऐसा ना हो कि एक दूसरे को काटने पर लग जाए एंटरप्राइजेस और जिससे जो है पूरी इकोनॉमी का नुकसान हो या जो कस्टमर उनसे रिलेटेड है उनका नुकसान हो, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, रिफॉर्मेटिव फंक्शन। तो रिफॉर्मेटिव फंक्शन यानी MRTP एक्ट का ये उद्देश्य रहता है कि सभी इंटरप्राइजेस में जो भी नयापन आ रहा है उसके ऊपर जो है निगरानी रखना, यदि पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ हो रहा है तो उस चीज को चेकआउट करना, शेयर्स का सब्सक्रिप्शन हो रहा है तो उसको कौन ले रहा है, ऐसा तो नहीं है कि एंटरप्राइज कुछ पॉलिसी बना के और अपने हित में जो है शेयर्स इशू कर रही है, तो उन सब चीजों को देखना जो है दैट इज नोन एज रिफॉर्मेटिव फंक्शन। देन कम्स रिफॉर्मेटिव ऑन रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिसेस अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट यदि कुछ हो रहा है, पब्लिक के खिलाफ कुछ हो रहा है, तो उस पे जो है रेस्ट्रिक्शन लगाना, ये MRTP एक्ट का उद्देश्य होता है। इसको यदि हम डिटेल में यदि बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड इसके प्रोविजंस जो है ऑलमोस्ट सेम है। तो हम प्रोविजंस को डिटेल में देख लेते हैं, और आपसे यदि प्रोविजंस पूछे जाते हैं एग्जाम में तो आप वो पॉइंट प्रोविजंस में मेंशन कर देना, और ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं तो उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स जो है ऑब्जेक्टिव से कोरिलेट करते हैं तो उसको मेंशन कर देना। तो अब जो है हम इसके प्रोविजंस डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द मेन प्रोविजंस ऑफ द MRTP एक्ट। अब MRTP एक्ट के जो है क्या प्रोविजन है, ईयर हम लिख रहे हैं ताकि हमें याद रहे 1969। अब इसके क्या प्रोविजंस हैं? तो सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट ऑफ MRTP कमीशन। एक कमीशन का गठन किया जाता है जिसे MRTP कमीशन कहते हैं। ये कमीशन क्या करती है? ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं उसको जो है देखती है, एक तरीके से उस पर निगरानी रखती है। उसके बाद उसके बिहाफ पे ये रिपोर्ट बनाती है कि कैसी क्या एंटरप्राइजेस की परफॉर्मेंस चल रही है, कहीं वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो वो उसमें रिपोर्ट में मेंशन करेगी। और ये रिपोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है सबमिट करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फिर इस रिपोर्ट को जो है एनालिसिस करती है, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस कमीशन को एडवाइस करती है कि इन एंटरप्राइज के साथ जो है क्या करना है या किस तरीके के
रेस्ट्रिक्शंस पुट अप करना है। सो सबसे पहले एमआरटीपी कमीशन का जो है गठन किया जाता है अंडर एमआरटीपी एक्ट। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक ट्रेड ट्रांजैक्शन, यानी कमीशन बनाया गया है। उसके बाद जो है ऐसी एंटरप्राइज जिनका जो बड़े लेवल पे काम करती हैं उनका जो है रजिस्ट्रेशन करना। अब रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे जो है 2 ऑफिसर्स जो है अपॉइंटेड होते हैं। अब ये 2 ऑफिसर्स कौन होते हैं, जिसमें से एक तो कहलाता है रजिस्ट्रार, जो ऐसे एंटरप्राइजेस का रजिस्ट्रेशन करते हैं उन्हें कहते हैं रजिस्ट्रार। और जो दूसरा ऑफिसर रहता है दैट इज नोन एज द इंक्वायरी ऑफिसर, जो कि काम करता है किसके लिए, फॉर द कंप्लेंट्स वगैरह कुछ यदि एंटरप्राइजेस की आती है तो उन पे ध्यान देने का काम जो है इंक्वायरी ऑफिसर का होता है। तो इस तरीके से जो है उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है। देन कंट्रोल ओवर मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी, इसका मेन काम क्या रहता है, यदि इसके ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसका मेन काम यही रहता है कि जो मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, टेंडेंसी हो रही है, उस पे जो है नियंत्रण करना, ये जो है इसका काम होता है। देन कंट्रोल ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। अब इसका मतलब क्या हुआ है, इकोनॉमिक पावर पे जो है कंट्रोल करना। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे एंटरप्राइज जिनकी प्रॉपर्टी बोले या जिनकी नेटवर्थ बोले 100 करोड़ से ज्यादा है, यानी वो एक बड़ी कंपनी कहलाएगी। ऑब्वियस सी बात है, 100 करोड़ जिसका नेटवर्थ है या जिसकी प्रॉपर्टी है तो वो जो है बड़ी कंपनी कहलाएगी। दैट मीन्स ऐसी कंपनी जो किसी भी मार्केट को जो है मार्केट का 1/2 या 1/3 जो है कैप्चर करके रखा है, या जिनकी हम बोले 100 करोड़ रुपीस जो है प्रॉपर्टी है, उन वो जो है बड़ी कंपनियां कहलाती हैं। तो उन एंटरप्राइज पे जो है निगरानी रखना, कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि ये ये मार्केट को कैप्चर कर रही हैं तो ये अपनी मोनोपोली चला रही हैं, है ना, कि इनके हिसाब से जो है प्राइस लेवल चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, प्रोडक्शन जो है ये अपने हिसाब से कर रही है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन सब चीजों पे ध्यान देना जो है एमआरटीपी का काम होता है। देन देर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड। क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक की यदि हम बात करें तो कोई भी एंटरप्राइज जो कि इफेक्टिव वे में काम करे उसे हम कहेंगे मोनोपोलिस्टिक। इफेक्टिव एंटरप्राइजेस यानी ऐसी एंटरप्राइज जो कि बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है, जैसे अभी हमने बात की कि जिसकी प्रॉपर्टी 100 करोड़ या जिसका मार्केट शेयर बहुत बड़ा है, यानी वो उतने बड़े लेवल का प्रोडक्ट बनाते हैं। आज यदि हम बात करें 4G की, तो ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया जो है मैक्सिमम पॉपुलेशन की बात करें तो वो 4G जियो 4G का जो है इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब तो 5G आ गया, तो जो है उन्होंने मैक्सिमम मार्केट को कैप्चर करके रखा है। तो मोनोपोलिस्टिक का मतलब यही है कि कोई भी इफेक्टिव एंटरप्राइज, यहाँ पे यदि हम एग्जांपल लें तो हम जियो का बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड यानी इन पे जो है ट्रेड प्रैक्टिसेस को जो है रेगुलेट करने के लिए रूल्स लगाए गए हैं, ताकि जो है ये अपनी मनमानी ना करने लगे, अपनी मोनोपोली ने चलाने लगे कि हमारी चल रही है तो हम अपने हिसाब से जो है पैसे लेंगे पब्लिक से। सपोज जियो का जो वाउचर्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली कंपेरेटिवली बात करें बाकी कंपनियों का, पहले जो है वाउचर्स बहुत ज्यादा लेवल पे रहते थे, जब से जियो आया इट कम्स टू एन बैलेंस्ड वे, है ना। अब ऐसा हो सकता है भाई जियो पूरा मार्केट कैप्चर करके बैठा है तो उसने जो है अपनी पूरी की पूरी वाउचर्स जो भरवाते हैं हम, है ना, उसको जो है उसने प्राइसिंग सडन बढ़ा दी। तो ये मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, एक इक्वालिटी क्रिएट होनी चाहिए। तो ये काम होता है एमआरटीपी एक्ट का, ठीक है। देन पेनल्टी, प्रॉपर पेनल्टी लगाई जाएगी जो इस एमआरटीपी एक्ट को जो है फॉलो नहीं करेगा, उसको जो है उनके लिए जो है पेनल्टी लगाई जाएगी। ओके। देन प्राइवेट एंटरप्राइज, एमआरटीपी एक्ट जो है प्राइवेट एंटरप्राइज के ऊपर ही लागू होती है। यदि गवर्नमेंट चाहे तो ये जो है फिर पब्लिक एंटरप्राइजेस पे भी लगा सकती है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके। देन परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, हमेशा यदि कुछ एंटरप्राइज कुछ चेंजेस करती है तो जो है गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। चाहे आप आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, कोई एक्सटेंड मतलब कोई बड़ा चेंज करती है तो जो है आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। देन रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑब्लिगेशन टू सेल एट अ मिनिमम प्राइस, ये चीज की निगरानी जो है एमआरटीपी में रहती है कि ऐसा ना हो कि एंटरप्राइज जो है अपने होलसेलर्स से या अपने रिटेलर्स को ऐसा बोले कि आपको तो सबसे कम कीमत पे बेचना है, हम प्रोडक्शन बहुत अच्छा कर रहे हैं ताकि मार्केट में हमारी ही चलती रहे।
इस चीज पे रेस्ट्रिक्शन रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा यदि प्रोडक्ट बिक रहा है तो जो है मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो जो है इशू आ जाएगा विद द कैश मैनेजमेंट सिस्टम, सप्लाई ऑफ चेन जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इन चीजों पे निगरानी रखना कि ओवरऑल एक हेल्दी कंपटीशन रहे, ओके, अनहेल्दी कंपटीशन जो है नहीं हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो हैं वो ना हो, और उससे रिलेटेड ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं फॉलो अप करने रहते हैं फॉर द एंटरप्राइज जिसका जो है बड़े लेवल पे मार्केट कैप्चर किया हुआ है, ये उन एंटरप्राइजेस के लिए है, ठीक है। और यदि इसके ऑब्जेक्ट्स की बात करें जो हमने पिछले सेशन में भी अभी देखा, तो जो है आप बिल्कुल ये वाली चीजें जो है उसके ऑब्जेक्ट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एमआरटीपी एक्ट जो है खत्म होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Yes, question number second. What is Foreign Exchange Management Act 1999 FEMA? Discuss its characteristics और इसकी क्या characteristics है वो हमें डिस्कस करना है। तो FEMA जो है इसलिए स्टेब्लिश की गई थी ताकि जो है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उस पर जो है कंट्रोल किया जा सके। दैट इज वाई FEMA इज फॉर्म, ठीक है। अब FEMA की यदि बैकग्राउंड की यदि हम बात करें तो FEMA से पहले एक एक्ट थी दैट इज नोन एज फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये भी उसी के लिए बनाई गई थी कि जो फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है उस पे जो है रेगुलेशंस किए जाएं। और ये एक्ट जो है लगभग 1973 से लेकर 1999 तक जो है चली थी। और उसके बाद इस बीच में ये हुआ कि 1991 में हमारी एलपीजी पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उसके हिसाब से फेरा जो है फेवरेबल नहीं थी, उसके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे वो अनफेवरेबल थे, लिबरलाइजेशन को काट रहे थे, है ना, एलपीजी पॉलिसी को जो है काट रहे थे। तो उसी के एवज में जो है हमारी फेमा जो है स्टेब्लिश हुई, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए और फेरा को जो है क्या कर लिया गया, एबॉलिश कर दिया गया और फेमा स्टेब्लिश कर दी गई। फेमा एक्ट 1999 जो है बनी है और ये फोर्स में कब आई है, ऑन 1 जून 2000 जो है ये स्टार्ट हुई है, ठीक है। ये इसका फॉर्मली यदि हम इसको देखें सिंपलीफाइड वे में तो ये इसका बैकग्राउंड है। अब पढ़ते हैं हम फेमा को। इट इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज। ये ऐसी एक्ट बनाई गई है जो कि हेल्प करती है कंसोलिडेट करने में एंड अमेंड करने में, जो लॉ है, रूल्स हैं फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर उस पर कंट्रोल रखना जो है फेमा का काम होता है। इट फैसिलिटेट्स एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट एंड प्रमोट फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। और ये हमें मदद करती है एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स को कंट्रोल करने में कि प्रॉपरली पेमेंट्स आ रही है कि नहीं। जैसे एक्सपोर्ट होगा तो एक्सपोर्ट का पैसा जो है वो प्रॉपर वे में आ रहा है कि नहीं, इन चीजों को देखना और फॉरेन एक्सचेंज को जो है प्रमोट करना। और आगे यदि हम बात करें तो फेमा जो है इट अप्लाइज टू ऑल फॉरेनर्स रिसाइडिंग इन इंडिया हैविंग देयर बिजनेस आउटसाइड इंडिया। तो फेमा जो है किन पे लागू होती है, ऐसे पर्संस जो कि फॉरेनर्स हैं यानी आउट ऑफ इंडिया के हैं लेकिन वो इंडिया में रहते हैं और उनकी बिजनेस जो है आउट ऑफ इंडिया चलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ट्रांजेक्शन जो है अलग अलग कंट्री से होते हैं। तो उसके बिहाफ पे वो फॉरेन एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, लॉ फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उसको देखना जो है किसका काम रहता है, यानी फेमा। फेमा के तहत जो है बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं कि आपको फॉरेन एक्सचेंज का ये ट्रांजेक्शन, ये जो है रूल फॉलो करना है, तो उन चीजों को देखना जो है इट ऑल कम्स अंडर फेमा, ठीक है। ये हो गया हमारा फेमा क्या होता है। अब यदि हम बात करें इसके फीचर्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेमा। सबसे पहले इसका एप्लीकेशन की यदि हम बात करें तो फेमा जो है जैसे कि हमने बात करी कि ये कम फोर्स में कब आई है, ऑन 1 जून 2000। और ये यदि इसके एक्ट की बात करें तो इट इज नोन एज फेमा एक्ट 1999, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इट कैन कम इन द ऑब्जेक्टिव। और ये किन पे अप्लाई होती है, इट अप्लाइज टू ऑल फॉरेनर who are resident in India having their business branches outside of India। जैसे कि अभी हमने जो उसकी डेफिनेशन में पढ़ किया है वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। रीजंस फॉर एप्लीकेशन, क्यों जो है हमें फेमा को अप्लाई करना पड़ा, तो फेरा जो है फेवरेबल नहीं थी, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेवरेबल नहीं थी, तो इसको जो है अबॉलिश करके
और कुछ अमेंडमेंट करके जो है पेमा का गठन किया गया। ठीक है, फिर यदि आगे बढ़े, ऑब्जेक्ट्स ऑफ पेमा, तो पेमा का उद्देश्य क्या है? तो ये फॉरेन कैपिटल को जो है कंट्रोल करती है, यानी जो फॉरेन से आना जाना ट्रांजेक्शन का होता है, तो फॉरेन कैपिटल को जो है कंट्रोल करने का काम करती है। ये एक तरीके से कंट्रोल करती है किस पे? ऑन परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा ना परचेज हो जाए या बहुत ज्यादा सेल ना करें हम, तो जो है उस पर निगरानी रखना। तीसरा, फॉरेन एक्सचेंज रेट को जो है स्टेबल करना, जो है ये उसका मेन काम रहता है। तो दिस आर द फ्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेमा। ये अलग अलग तरीके से रेस्ट्रिक्शंस पुट अप करती है ऑन द फॉरेन ट्रांजेक्शन। ठीक है, देन रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट की यदि हम बात करें कि इसका रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट कैसे होता है या इन किन चीजों पे जो है ये रेगुलेशन करती है, तो जैसे कि हमने बात की, तो ये फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन पे जो है क्या करती है, उसका मैनेजमेंट करती है कि ये प्रॉपरली हो रहे हैं कि नहीं। अब फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जैसे एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स होगा तो उससे रिलेटेड चीजों को देखना कि प्रॉपरली एक्सचेंज ऑफ एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस चीज को देखना। अब एक्सपोर्ट हुआ है गुड्स का, तो उसकी पेमेंट्स वगैरह को जो है उस पर कंट्रोल करना कि पेमेंट जो है प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही है, उन चीजों को देखना। इसके अलावा यदि हम देखें तो करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने सुना होगा है ना, जब ट्रांजेक्शन्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज तो उसमें जो है करंट अकाउंट का मैनेजमेंट, करंट और कैपिटल अकाउंट का जो है मैनेजमेंट जो है सीमा के अंतर्गत किया जाता है। फिर वायलेशन ऑफ रूल्स एंड पनिशमेंट, तो यदि फेमा के अंतर्गत यदि किसी ने इसके रूल्स को वायलेट किया तो ऑब्वियसली उसको जो है पनिशमेंट मिलेगा, एंड वो पनिशमेंट जो है इट कैन एक्सटेंड अप टू जो है हम बोल सकते हैं 2 लाख रुपीज तक जो है एक्सटेंड हो सकता है। और वायलेशन जो है यदि ज्यादा होता है तो और कंटिन्यू होता है तो वो जो है 5 लाख रुपए पर डे तक जो है वो भी बढ़ सकता है। और यदि हम बात करें फाइन की, तो फाइन जो है कुछ इस तरीके से लग सकता है कि जितना आपने वायलेशन किया है जितने अमाउंट का, उसके 3 टाइम्स तक फाइन जो है आपसे चार्ज होगा। यदि वो असर्टेन है तो जो है आपको 2 लाख रुपीज और 5 लाख रुपीज पर डे यदि वायलेशन कंटिन्यू होता है, तो इस तरीके से उसकी पनिशमेंट की पॉलिसी है। देन कन्फेसिकेशन एंड डिटेंशन, यदि कुछ वायलेशन हुआ है, कुछ देखा गया कि ये जो है अप्रोप्रिएट नहीं कर रही है, कोई फर्म फॉलो नहीं कर रही है, तो उन फर्म की जो है जितनी भी करेंसी होगी या हम बोले जितनी भी प्रॉपर्टी होगी या उनके शेयर्स वगैरह रहेंगे, वो जो है गवर्नमेंट पूरे पूरे जब्त कर लेगी अपने पास। और यदि उनकी कोई फॉरेन प्रॉपर्टी है, वो बाहर जाके कुछ उन्होंने फॉरेन ट्रांजेक्शन में कुछ घपला किया है और बाहर उनकी प्रॉपर्टी है, तो उसको यदि पॉसिबल होगा तो इंडिया में लाया जाएगा और या फिर वहीं पे ही जो है गवर्नमेंट जो है उसको वहीं डिटेन कर देगी, उसको हटा देगी या समाप्त कर देगी उस पर्सन से। ठीक है, तो इस तरीके से उसका कन्फिस्केशन और डिटेंशन होता है जहां पे उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को जो है जब्त कर लिया जाता है। ठीक है, यानी एक तरीके से डिटेंशन अगर हम बोले तो सील कर दी जाएंगे उनके अकाउंट्स को, यदि वहीं पे है बैंक अकाउंट उसको सील कर देना इस तरीके से। जजमेंट एंड अपील की बात करें तो फेमा के अंतर्गत यदि कोई वायलेशन होता है तो प्रॉपर जजेस का अपॉइंटमेंट होता है और जो है अप्रोप्रिएट पार्टी को भी बोलने का मौका रहता है कि दोनों जजेस को जो है वो अपनी हियरिंग दे सके, बता सके कि अप्रोप्रिएट क्या है चीजें, और उसका जो है निवारण किया जाता है। तो ये जो है फेमा के कुछ फीचर्स हैं जो हमने डिस्कस किए। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ये कायदे लिए बनाया गया है फॉरेक्स को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, है ना, जिसमें फॉरेन कैपिटल आ जाएगा, फॉरेन ट्रांजेक्शन आ जाएगा, करंट अकाउंट आ जाएगा, आपका कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट में जहां पे आप एसेट्स का परचेज एंड सेल करते हैं फ्रॉम फॉरेन, है ना, बाकी ट्रांजेक्शन जो है आपके करंट अकाउंट में। तो इस तरीके से जो है ये इसके कुछ फीचर्स हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986? डिस्कस इट्स मेन प्रोविजंस ब्रीफली। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए बनाया गया था, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। द कंज्यूमर एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज एस्टैब्लिश्ड, है ना, तो लिख लीजिए आप लोग भी, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स जो है आपका कंज्यूमर एक्ट जो है बनाया गया है, यानी कंज्यूमर के साथ कुछ बुरा ना हो, कुछ अनफेयर ना हो, इसलिए जो है कंज्यूमर के हित के लिए जो है
प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बिजनेसमैन को फॉलो करने पड़ेंगे ताकि कंज्यूमर के साथ कुछ भी बुरा न हो। आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 was enacted. For that purpose, to make the provisions for the establishment of consumer councils for settlement of consumer disputes and for matters related to unfair trade practices with the consumers। अब क्या कह रहे हैं इसमें कि इसी पर्पज के लिए जो है प्रोविजंस बनाए गए हैं जहां पे कंज्यूमर्स का यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका सेटलमेंट हो पाए, और मैटर्स रिलेटेड टू यदि उनके साथ कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई हैं तो उसका जो है निवारण किया जा सके। दैट इज व्हाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज एस्टैब्लिश्ड। अब यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की यदि हम बात करें तो जैसे कि हमें नाम भी दिया गया है 1986 में जो है ये एक्ट कहलाएगी। और इसके फोर्स की बात करें कि ये कब इम्प्लीमेंट हुई थी तो ये 24 दिसंबर 1986 में जो है पूरी इंडिया में लागू की गई थी एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर को छोड़ के ये पूरी इंडिया में जो है एप्लीकेबल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, अब जो है इसके प्रोविजंस देख लेते हैं। तो सब प्रोविजन में सबसे पहले तो आपको उसका मेन पॉइंट जो है उसका ईयर जब वो इनेक्ट हुई थी वो मेंशन करना चाहिए, चाहे वो एमआरटीपी एक्ट हो, फेमा एक्ट हो या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो अभी हमने देखा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है कब लागू हुआ था, दैट इज ऑन 24 दिसंबर 1986 इन ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट आगे देखें हम तो इस प्रोविजन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो है उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्ट तो टू प्रोटेक्ट या फिर सेफगार्ड द राइट्स या फिर इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के हितों को जो है प्रोटेक्ट करना इस एक्ट का मेन उद्देश्य रहता है। अब किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि उनसे जो है अनफेयर प्राइजेस ना लिए जाए, यानी ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज की जाए, क्वालिटी प्रोडक्ट जो है उनको दिया जाए, इस तरीके की जो है चीजों पे निगरानी रखना। देन मीनिंग ऑफ कंज्यूमर की यदि बात करें तो कंज्यूमर जो है दो एस्पेक्ट से हो सकता है, एक कंज्यूमर ऑफ गुड्स और दूसरा कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज। ऐसा पर्सन जिसने कुछ प्रोडक्ट खरीदा है और उसके बिहाफ पे कंसिडरेशन के वे में कुछ मनी दिया है उस पर्सन को, दैट इज नोन एज कंज्यूमर ऑफ गुड्स। यानी जिसने प्रोडक्ट खरीदा है वो कंज्यूमर ऑफ गुड्स खरीदेगा, और कोई ऐसा पर्सन है जिसने सर्विसेज अवेल की है और उसके कंसिडरेशन में कुछ मनी दिया है, उसी को ही हम कहेंगे कंज्यूमर सर्विस। यानी आपने कोई इंश्योरेंस सर्विस ली है और आपके साथ धोखाधड़ी हुई है तो आप कंज्यूमर सर्विस के तहत जो है कंज्यूमर कहलाएंगे। ठीक है, तो कंज्यूमर के दो मीनिंग होते हैं, कंज्यूमर ऑफ गुड्स कहलाता है, कंज्यूमर ऑफ सर्विस। ठीक है, मतलब आपने यदि प्रोडक्ट खरीदा है या कोई सर्विस अवेल किया और उसके बिहाफ पे उसका कुछ पेमेंट किया है किसी पर्सन को तो आप कंज्यूमर हैं। ओके, देन केसेस एलिजिबल फॉर कंप्लेंट, कौन कौन से केसेस आ सकते हैं, तो जितने भी कंज्यूमर के हित में चीजें होती हैं यदि वो उसके विपरीत जाएंगी तो वो कंप्लेंट जो है बनेगी। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि प्राइसेस यदि हाई चार्ज होती है प्रोडक्ट की तो जो है कंज्यूमर बिल्कुल जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है अपने डिस्प्यूट को जो है कंप्लेंट को दर्ज करा सकता है। तो इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट दे दिया है ना, कुछ क्वालिटी जो बात हुई थी उससे इंफीरियर क्वालिटी दे दी तो बिल्कुल जो है कंज्यूमर जो है अपनी कंप्लेंट कर सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो है यदि कंज्यूमर के साथ कुछ मिसबिहेवियर किया गया है बाय द बिजनेसमैन और द पर्सन जिससे उन्होंने सर्विसेज ली है तो जो है वो कंप्लेंट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से कंज्यूमर की सर्विसेज में जो भी कुछ प्रॉब्लम आती है और कंज्यूमर का नुकसान हुआ है उसमें तो जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जा सकता है। ठीक है, देन कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी, तो कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स के लिए या कंप्लेंट्स के लिए रिड्रेसल एजेंसी बनाई गई है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करती है जिसे हम डिस्ट्रिक्ट फोरम कहते हैं, स्टेट लेवल पे काम करती है जिसे हम स्टेट फोरम कहते हैं, और एक जो है नेशनल लेवल पे काम करती है जिसे हम नेशनल रिड्रेसल एजेंसी कहते हैं। ये अलग अलग पैमाने पे यदि प्रॉब्लम छोटी है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही सॉल्व हो जाएगी, स्टेट लेवल पे यदि नहीं हो रही है बड़ी है तो स्टेट लेवल पे जाएगी, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो जो है नेशनल लेवल पे जो है अलग अलग रिड्रेसल एजेंसीज बनाई गई है जहां पे कंज्यूमर का जो है प्रॉब्लम्स का निवारण किया जाएगा। ठीक है, देन पेनल्टीज,
अप्रोप्रिएट जो है पेनल्टी जो है चार्ज की जाएगी यदि कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी होती है, और वो पेनल्टी जो है 10,000 रुपीज तक भी चार्ज हो सकती है। और एक और चीज है, वो 2,000 से कम तो नहीं होगी, और उन्हें जो है इम्प्रिजनमेंट भी यानी उनको जेल भी हो सकती है टिल 1 मंथ तक जो है, या उससे ज्यादा भी यदि उनका जो है पनिशमेंट ज्यादा है या कुछ फ्रॉड ज्यादा है तो जो है इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो दिस इज द पेनल्टी। ओके, तो यहाँ पे जो है हमने देखे प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से नॉर्म्स हैं जो बनाए गए। अब ये जो रिड्रेसल एजेंसी वाला है, यहाँ पे हमने जस्ट ये देखा कि 3 रिड्रेसल एजेंसी जो हैं कंज्यूमर के डिस्प्यूट के निवारण के लिए जो है बनाई गई है। तो इसका सेटलमेंट कैसा, कभी कभी इसको डिटेल में भी पूछ लिया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट फॉरम को एक्सप्लेन कीजिए स्टेट को, तो इसको जो है हम डिफरेंस वाइज एक बार डिटेल में देख लेते हैं। आइए इसको देखें। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। तो सबसे पहले ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करती है, ये स्टेट लेवल पे वर्क करती है, और ये नेशनल लेवल पे। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट फोरम का गठन जो है स्टेट गवर्नमेंट देखती है, और स्टेट कमीशन का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, और ये भी नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है। तो इसकी यदि हम कंपोजिशन की बात करें कि इसका स्ट्रक्चर जो है कैसा होता है, इसमें कौन कौन से ऑफिसर्स रहते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम की सबसे पहले यदि हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो है टोटल 3 मेंबर्स जो हैं रहते हैं, जिसमें से आपका एक जो है चेयरमैन कहलाता है, और बाकी के जो है 2 अदर ऑफिसर रहेंगे। इस तरीके से ये 3 का कंपोजिशन कंप्लीट होता है। फिर वही स्टेट कमीशन की बात करें तो इसमें भी 3 मेंबर्स रहते हैं, जिसमें से एक जो है चेयरमैन रहेगा, और जो है बाकी 2 अदर्स ऑफिसर रह सकते हैं, लेकिन इन अदर्स में से एक कंडीशन है कि एक फीमेल ऑफिसर का रहना कंपलसरी है। ठीक है, तो इस तरीके से इस 3 का कॉम्बिनेशन होता है। फिर जो है नेशनल कमीशन पे 5 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से जो है इसमें से और जो है बाकी 4 जो है अदर हो जाएंगे, और इन 4 में से एक जो है फीमेल मेंबर होना अनिवार्य है उसकी पूरे ऑफिसर के पैनलशिप में। ठीक है, ये हो गया इसका कंपोजिशन। फिर यदि हम बात करें टर्म ऑफ ऑफिस, इन मेंबर्स का जो है टर्म ऑफ ऑफिस जो है कितने समय का रहता है, तो जो भी चेयरमैन अपॉइंट हुआ है या जो भी अदर मेंबर्स अपॉइंट हुए हैं, या तो वो 5 साल तक सर्विस देंगे, या फिर उनकी एज 65 ईयर्स यदि हो गई है, इनमें से जो भी पहले होगा तो ये उसके बाद रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, वहीं स्टेट लेवल पे यदि हम बात करें तो 5 ईयर्स का टर्म, या फिर यानी 5 सालों तक उन्होंने काम कर लिया, तब तक यदि उनकी 65 एज नहीं हुई है तो 5 साल के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन इन 5 सालों के बीच में यदि उनकी एज 65 ईयर्स हो जाती है तो जो है वो रिटायर हो जाएंगे। वहीं स्टेट लेवल पे 5 ईयर्स एंड 67 ईयर्स का जो है विच एवर इज अर्ली ईयर। ठीक है, फिर वहीं यदि हम बात करें एट द नेशनल लेवल तो 5 ईयर्स एंड 70 ईयर्स, इसमें से जो भी पहले हो जाएगा तो वो जो है क्या हो जाएंगे, वापस से रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, यानी रीअपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर होगा। फिर ये हो गया उनका टर्म ऑफ ऑफिस। इस तरीके से पैनल बनेगा, कितने मेंबर्स रहेंगे वो हमने देखा, टर्म ऑफ ऑफिस देखा। देन कम द कंपनसेशन। अब यदि हम इसकी कंपनसेशन की बात करें कि यदि कंज्यूमर का नुकसान होता है तो कंपनसेशन जो है कितने रुपए तक डिस्ट्रिक्ट फोरम में मिल सकता है, तो ये जो है अप टू 5 लाख जो है आपका कंपनसेशन। लेकिन आपकी कोई बड़ी दिक्कत है, कोई बड़ा धोखाधड़ी कोई हुई है, तो 5 लाख टू 20 लाख रुपीज तक का कंपनसेशन आपको स्टेट कमीशन के अंदर मिल सकता है। और नेशनल जो हो जाएगा मोर देन 20 लाख, यानी कुछ बहुत बड़ा इशू हुआ है, आपका जो है करोड़ों का नुकसान हुआ है या 20 लाख से ज्यादा का हुआ है, तो वो जो है नेशनल कमीशन के अंतर्गत जो है इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, यानी कंज्यूमर को कुछ सिंपल सी प्रॉब्लम हुई है कि उसके साथ प्राइस हाई चार्ज कर दिया गया है, या कोई अपनी प्रॉब्लम को अपनी कंप्लेन को जो है सॉल्व करवाएगा और देखिए। ठीक है, और जो है फिर यदि वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो फिर वो स्टेट में जाएगा, अदरवाइज उसका वही निवारण हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये स्टेट लेवल पे काम करती है, और ये नेशनल लेवल पे। यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हैं जो हमने ऊपर देखा कि डिस्ट्रिक्ट फोरम को कौन अपॉइंट करता है, यहाँ के ऑफिसर्स को, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और ये जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और सेम यहाँ पे भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको देखती है।
इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन जो है डिस्टिंग्विश्ड है, जो कंज्यूमर के राइट्स के लिए बनाए गए हैं, ताकि जो है इनकी प्रॉब्लम का जो है निवारण किया जा रहा है, रिड्रेसल किया जा सके इन द केस ऑफ डिस्प्यूट, सेटलमेंट करने के लिए या फिर फिक्स कंप्लेंट हो सके। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू मीन बाय पेटेंट एक्ट 1970? पेटेंट क्या होता है? लेट अस सी। A patent is a legal protection granted for an invention. एक तरीके से आपने कोई यदि इन्वेंशन किया है तो आप उसको क्या कर देते हैं, रजिस्टर करवा लेते हैं, ताकि जो है कोई उसको वापस ये यूज ना कर पाए कि हमने जो है इस पर्टिकुलर चीज का इन्वेंशन किया है। ठीक है, तो आप एक तरीके से उसका लीगल प्रोटेक्शन कैसे करवा लेते हैं, उसको रजिस्टर करवा के उसी को ही हम कहते हैं इन्वेंशन, और सॉरी उसी को ही हम कहते हैं पेटेंट। ठीक है, पेटेंट इज अ लीगल प्रोटेक्शन ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन दैट इज न्यू, नॉन ऑब्वियस किया है, जो कि नया है ना, यहाँ पे दिया है, या फिर नॉन ऑब्वियस, उसको हर कोई नहीं बना सकता है, यूजफुल है। द पेटेंट ग्रांट्स द पेटेंट होल्डर द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक यूज और सेल द पेटेंट प्रोडक्ट्स और प्रोसेस। पेटेंट, यदि आप किसी चीज का पेटेंट ले लेते हैं तो आपके पास उसके एक्सक्लूसिवली राइट आ जाती है कि जो आपने इन्वेंशन किया है उसका आप यूज भी कर सकते हैं, आप उसको बेच भी सकते हैं, उस प्रोडक्ट को या उस प्रोसेस को। ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ इट इज टू बेनिफिट द सोसाइटी। इसका मेन पर्पस ये होता है कि सोसाइटी को बेनिफिट देना। कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कि इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है और आपको लगता है कि कोई और उसको क्रिएट नहीं कर पाएगा, तो आप क्या करवा लेते हैं, उसका पेटेंट करवा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक, आपने कोई गाना बनाया है तो आप क्या करवा लेते हैं, उसको पेटेंट करवा लेते हैं, ताकि कोई उसका जो है कॉपी नहीं कर पाए। यदि कोई चाहता है कि वो उस म्यूजिक का यूज करे कहीं अपने फिल्म में या कहीं और, तो उसे जो है आपसे पेटेंट राइट्स जो है लेने पड़ेंगे। दैट मीन्स उसके बिहाफ पे आपको कुछ पेमेंट देना पड़ेगा। कुल मिला के इसका पर्पस यही होता है कि वो सोसाइटी को बेनिफिट करे। ऐसा कोई इन्वेंशन, ऐसी कोई एग्जांपल यदि हम म्यूजिक का ले रहे हैं तो जो या तो न्यू होनी चाहिए, नॉन ऑब्वियस, या फिर यूजफुल होनी चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 डिस्क्राइब्स, वो क्या बोलती है पेटेंट के बारे में। इन्वेंशन मीन्स एनी न्यू यूजफुल आर्ट प्रोसेस मेथड होना चाहिए, और मैनर ऑफ मैन्युफैक्चर, कुछ भी हो सकता है, या तो कोई इन्वेंशन हो सकता है, या कोई आर्ट प्रोसेस मेथड हो सकती है, या मैनर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, मशीन एपरेटस हो सकता है, और अदर आर्टिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चर एंड इंक्लूड्स एनी न्यू एंड यूजफुल improvements of any of them and alleged invention। कोई भी इस तरीके का इन्वेंशन जो आपने फर्स्ट टाइम किया, आपको लगता है कि ये फ्यूचर में कॉपी हो सकता है, तो उसको आप पेटेंट करवा लेंगे, और यदि कोई उसका यूज करना चाहता है तो वो आपसे परमिशन लेके उसके बिहाफ पे जो है आप उसको जो है वो राइट दे सकते हैं, और उसके बिहाफ पे उससे कुछ कंसिडरेशन ले सकते हैं। तो यही होता है पेटेंट एक्ट 1970। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमने यूनिट 3 जो है उसके क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, और फिर मिलते हैं हम फिर यूनिट 4 के साथ।